जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है, हम लोगों ने अभी परीक्षावाणी की सीरीज को दोबारा स्टार्ट किया है और इसके अतिरिक्त हम लोग और भी अलग से सीरीज चलाने वाले हैं। पहले हम लोग परीक्षावाणी पर जो काम कर रहे हैं इसे फिनिश कर ले जरा, और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड पुलिस और लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, उत्तराखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर उत्तराखंड सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके लिए हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं। और ये जो परीक्षावाणी की सीरीज है ये भी उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में, वो आपका लोअर हो, अपर हो, और चाहे उत्तराखंड पुलिस हो या आप लोगों का यहाँ पर जी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा हो, हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर जी जो अध्याय नंबर 20 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इस अध्याय नंबर 20 का हम लोगों ने एक लेक्चर लिया था, छोटा सा स्टार्टिंग किया था केवल। आज हम लोग इसके दूसरे लेक्चर की बात करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं अध्याय नंबर 20 को हम लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था, लास्ट में जाकर पढ़ा था, वहीं पर हम लोग पहुंचते हैं। जरा कहां तक हमने पढ़ा था, ये हमने यहां तक पढ़ लिया था, ये यहां तक हो चुका था हमारा। देखिए इसमें जरा आगे भी है, यहां तक हम लोग कर चुके थे। हम लोग आ चुके थे गंगा प्रदूषण पर, गंगा प्रदूषण पर हम लोग आ चुके थे यहां पर। तो गंगा प्रदूषण की बात करते हैं, यहां पर हम लोग लेकर चलते हैं आगे टॉपिक को। यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं पेपर की दृष्टि से इस बुक में, उन सभी को हम लोग देखकर चलते हैं जरा। तो यहां पर लिखा है जी गंगा प्रदूषण, गंगा प्रदूषण लिखा हुआ है यहां पर, और गंगा प्रदूषण से क्या प्रश्न बनकर चला उसकी बात करते हैं जरा। देखो जरा इसमें गंगा प्रदूषण में एक पॉइंट यहां पर बनता है, हम लोग देखकर चले गंगा एक्शन प्लान का। गंगा एक्शन प्लान का हम लोग देखकर चलते हैं यहां पर जी। गंगा एक्शन प्लान कब का है, तो 14 जून 1985 को हम लोग देखते हैं गंगा एक्शन प्लान आया। 14 जून 1985 को गंगा एक्शन प्लान आया। सर्वप्रथम कहां से शुरुआत हुई, वाराणसी में राजीव गांधी के हाथों इसकी शुरुआत हुई। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत राजीव गांधी के हाथों वाराणसी से की गई है। इस पॉइंट को पकड़कर चलेंगे। इस योजना के तहत गंगा के किनारे, अब देखो इस योजना के तहत गंगा के किनारे स्थित नगरों से निकलने वाला अशुद्ध जल व कचरे के लिए, अशुद्ध जल व कचरे के लिए जो गंगा के किनारे पर रहने वाले नगर हैं उनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने आदि कई कार्यक्रम सम्मिलित है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहां पर, हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में गंगा एक्शन प्लान जो चला है, कब चला है, हम लोग कहेंगे 14 जून 1985 को गंगा एक्शन प्लान चला। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई है, राजीव गांधी के हाथों इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है इसका, अशुद्ध जल और जो कचरा है उनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। जो गंगा के किनारे पर नगर बसे वहां पर जो अशुद्ध जल और कचरा निकल रहा है उनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है। देखो इसके बाद में नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 2 पर। यहां पर लिखा आंदोलन, कौन सा आंदोलन, गंगा की सफाई के लिए। गंगा की सफाई के लिए संतों का आंदोलन चला, और कौन से संत का चला, स्वामी निगमानंद का। स्वामी निगमानंद का आंदोलन है गंगा की सफाई के लिए। कब का है, 2008 का है। शुरुआत कहां से हुई, हरिद्वार से हुई। और देखो कितने दिन अनशन चला, 68 दिन। एक एक पॉइंट को निकालेंगे। हमने कहा गंगा एक्शन प्लान के बाद में पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पर जी गंगा की सफाई के लिए स्वामी निगमानंद जी का आंदोलन पढ़ रहे हैं। हरिद्वार में उन्होंने अनशन किया है गंगा की सफाई के लिए। 68 दिन तक 2008 में उनका अनशन चला है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखो जरा, तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय नदी। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को हम लोग जानेंगे गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पॉइंट को समझकर चलेंगे, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को पकड़ेंगे हम लोग, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब का है, 2008 का है। किस लिए चला है, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। अध्यक्ष कौन बने इसके, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है। और देखो जिन राज्यों से गंगा होकर गुजरती है, जिन राज्यों से होकर गंगा गुजरती है उनमें देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, उसी के साथ में पर्यावरण के विशेषज्ञ इसमें शामिल किए गए इसके सदस्य के रूप में। तो गंगा के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो बनाया गया है उसमें अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रधानमंत्री। सदस्य कौन है, 5 राज्यों से होकर गंगा जाती है, वहां के जो मुख्यमंत्री है वे इसके सदस्य है। साथ में योजना आयोग के स्थान पर अब तो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो इसका सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण के विशेषज्ञ भी इसके सदस्य रहे राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। और देखो गंगा नदी का जो बेसिन प्राधिकरण बना है इसका उद्देश्य क्या है, गंगा को प्रदूषण मुक्त करना। एक एक पॉइंट पकड़ना यहां से जो हम लोग पढ़कर चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है स्वच्छ गंगा मिशन।
स्वच्छ गंगा मिशन अक्टूबर 2009 में आया। स्वच्छ गंगा मिशन अक्टूबर 2009 में आया। स्वच्छ गंगा मिशन राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रथम बैठक में 2020 तक गंगा को पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की जगह 15,000 करोड़ रुपए के लिए स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की गई। तो हम लोग देखते हैं यहां पर जी 15,000 करोड़ रुपए से स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2009 में। हमें यहां से एक ही प्रश्न देखना है कि स्वच्छ गंगा मिशन कब का है, अक्टूबर 2009 का है। यहां से ये प्रश्न पकड़कर चलना है और उसी के साथ में नेक्स्ट आगे पकड़ो बस, और यहां से कुछ नहीं पकड़ना है, ऊपर से देखना है प्रश्न। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2008 का है और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बना। प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष है, सदस्य कौन कौन है वे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखो, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, संरक्षण मतलब बचाना, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, इसी को पढ़कर चले। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत केंद्र के निर्देश पर, स्वच्छ गंगा मिशन के तहत केंद्र के निर्देश पर राज्यों में भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संरक्षण परिषद का गठन किया गया। यहां से प्रश्न पकड़ेंगे, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है। 5 राज्यों में जा रही है यहां पर जी गंगा, उन 5 राज्यों में गंगा नदी के संरक्षण के लिए अध्यक्ष किसे बना रखा है? यहां पर जी मुख्यमंत्री को बना रखा है। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत इसे तैयार किया गया है, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए जी, स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान में पकड़ेंगे प्रश्न यहां से हम लोग, जो स्पर्श गंगा अभियान है देखे इसमें जरा, स्पर्श गंगा अभियान का प्रश्न यहां से देखें, क्या प्रश्न यहां से बन रहा है? गंगा और उसकी सहायक, गंगा और उसकी सहायक सभी प्रकार की नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 40,000 छात्र छात्राओं व कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने मुनि की रेती टिहरी से यह अभियान शुरू किया। प्रश्न देखो जरा क्या क्या बनाना है। स्पर्श गंगा अभियान कब चला? 17 दिसंबर 2009 को चला। किसके द्वारा चला? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने चलाया। कितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया? 40,000। शुरुआत कहां से की? मुनि की रेती टिहरी से की है। किसकी शुरुआत? स्पर्श गंगा अभियान की। स्पर्श गंगा अभियान किसके लिए? गंगा और उसकी सहायक सभी प्रकार की नदियों के वहां पर स्वच्छता के लिए चला गया, युवाओं को जागरूक करने के लिए। अब देखो इसमें स्पर्श गंगा अभियान में इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना रखा है? इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी को। इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हेमा मालिनी को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और देखो प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 17 दिसंबर को मनाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर किसे बना रखा है? हेमा मालिनी को बना रहा है। अब देखो प्रश्न को, स्पर्श गंगा अभियान हमने पढ़ा है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता लानी है स्वच्छता के लिए। दूसरा 17 दिसंबर 2009 को चला है मुनि की रेती टिहरी से एचएनबी विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसे, अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी और उसी के साथ में गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर। आगे देखें नमामि गंगे योजना। ये जो नमामि गंगे अभियान है, नमामि गंगे अभियान की घोषणा कब हुई है? 2014 में हुई है घोषणा जी। और देखो प्रारंभ कब हुआ? 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे योजना हरिद्वार से शुरू की गई है। इस योजना में किसे किसे शामिल किया गया? उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन्हें शामिल किया गया। और कौन सी नदियां? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, एक और भी है मंदाकिनी। तो नमामि गंगे योजना में कौन कौन से राज्यों में चलाई गई है और कौन कौन सी नदियों को इसमें शामिल किया गया? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी इसमें शामिल है। इस योजना के तहत कितने जैव विविधता संरक्षण केंद्र बन रहे? 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्र इस योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। हम लोग देखकर चलेंगे 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक कहां है? ऋषिकेश में, और दूसरा कहां है? देहरादून में, जो हम लोग 2 पढ़कर चलेंगे। 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्र हैं, उनमें से 2 पढ़कर चलेंगे। उत्तराखंड में है, एक ऋषिकेश में, और दूसरा कहां मिल रहा है जी? देहरादून में मिल रहा है। हम लोग संरक्षण केंद्र को जानकर चलते हैं। आगे देखो जरा, एक टॉपिक यहीं पर, इसी में हम लोग पढ़ेंगे मापतोल की प्रणाली का टॉपिक है। मापतोल की प्रणाली देखेंगे हम लोग जरा, जो मापतोल की प्रणाली का टॉपिक है। राज्य में ठोस व द्रव पदार्थों और लंबाई आदि के मापन के लिए प्रस्तुत जो यहां पर प्रणाली है उन्हें जानेंगे जरा। मापन प्रणाली कौन सी है? देखो ये लिखिए यहां पर जी, हम लोग पढ़कर चले। परंपरागत मापन प्रणालियों में से कुछ प्रमुख प्रणालियां आधुनिक प्रणालियों के सापेक्ष इस प्रकार है।
हम लोग पढ़ेंगे मापन प्रणाली में ठोस। आज जो आप लोग मापन प्रणाली को देखते हो यहाँ पर, मापन प्रणाली में जो आज यूज कर रहे हो यहाँ पर जी, हम लोग देख रहे हैं इसमें कि किस किस प्रकार की मापन प्रणाली यहाँ पर चल रही है जी। आज हम लोग देखते हैं मापन के लिए लीटर का प्रयोग कर लेते हैं, मापन के लिए मीटर का प्रयोग कर लेते हैं, किलोग्राम का प्रयोग कर लेते हैं। उस समय ये प्रणाली नहीं थी जो हम लोग प्राचीन काल की बात करते हैं। उस समय ठोस या अन्न को मापने के लिए कैसी प्रणाली चलती थी, जैसे यहाँ पर एक मुट्ठी, ये प्रणाली चलती थी उस समय एक मुट्ठी। आज एक मुट्ठी, उस समय की एक मुट्ठी थी, आज कितने ग्राम होते हैं इसमें? 62.5 ग्राम होते हैं, 62.5 ग्राम होते हैं। उस समय एक मुट्ठी बोलते थे, मतलब एक मुट्ठी में जितना अनाज आ जाए उस समय, और आज का उसे क्या बोले 62.5 ग्राम मानते हैं जो आज का है वहां पर जी। और उसी के साथ यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं हम लोग पढ़कर चले, एक मुट्ठी बराबर कितने ग्राम? 62.5 ग्राम। और 8 मुट्ठी में कितने ग्राम है? एक शेर। और एक शेर कितने का होता है? 500 ग्राम का। यहां से प्रणाली पूछ ली जाती है, एक शेर में कितने केजी या कितने ग्राम मिले? तो 500 ग्राम मिले, यहां पर जी आधा केजी होता है। 2 शेर देखो, 8 मुट्ठी में होते हैं 500 ग्राम, एक मुट्ठी में होते हैं 62.5 ग्राम। और देखो 8 मुट्ठी में कितने शेर? एक शेर। और एक शेर कितने ग्राम का? 500 ग्राम का। 2 शेर पढ़ते हैं हम लोग, 2 शेर में कितने केजी होते हैं? 1 केजी। और 1 केजी को उस समय क्या बोलते हैं? कूड़ी बोलते थे, एक कूड़ी उस समय वहां पर जी। और देखो इसी के साथ में 2 कूड़ी या 2 केजी बराबर कितने वहां पर पाथा होते? एक पाथा होता था, मतलब उस समय पाथा चलता था मापने के लिए। और मापने के लिए उस समय का जो पाथा था आज के 2 केजी के बराबर है, उस समय का जो पाथा था। और उस समय हम लोग देखते केजी नहीं कहते थे, उस समय केजी को हम लोग कूड़ी के नाम से जानते थे, मतलब 2 कूड़ी बराबर कितने पाथा उस समय होते? तो एक पाथा होता था। ऐसे ही हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी, ये मुख्य प्रणाली हम लोगों ने जाने। यहां पर एक प्रणाली ये पूछी जाती है कि 8 पाथा में कितने डाल होते हैं? 1 डाल होता है। और कितने केजी होते हैं? 16 केजी। कभी कभी प्रश्न दे देता है कि निम्न में से मापन प्रणाली में कौन सबसे बड़ी इकाई है, ये प्रश्न उठा लेता है। इसलिए आप लोग डाल, पाथा, कोड़ी ये समझ कर चलना, सबसे बड़ी इकाई कौन सी मिलेगी उसे जानकर चलना जरा। हमने कहा 8 पाथा बराबर कितने डाल होते थे? 1 डाल होता था। बड़ी इकाई कौन होगी? डाल हो गई, क्योंकि 1 डाल में 8 पाथा और या 1 डाल में 16 केजी होते थे उस समय। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं यहां पर जी 20 कुड़ी या 1 दून। 20 कुड़ी को देखो जरा, या 2 डाल को देखो, 2 डाल में कितने दून? 1 दून। तो हमने कहा डाल से बड़ा कौन है? दून। और 1 दून में कितने केजी? 32 केजी होते हैं। 1 दून में 32 केजी होते थे। और देखो इसमें 20 कुड़ी में 1 विशत या 20 केजी कहते हैं, 20 कुड़ी को 20 केजी कहे 1 विशत। 20 पाथे में कितने मण? 1 मण होता है। 20 पाथे में 1 मण होता है। केजी कितना होता है 1 मण में? 40 केजी 1 मण में मिलता है, देखने को 40 केजी मिलता है। यहां से प्रश्न उठते हैं, आप लोगों से प्रश्न कैसे बनेंगे? या तो पूछ लेगा बराबर में रख करके ये कितने के बराबर है, या पूछ लेगा सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखकर चलेगा कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी या कौन सा यहां पर जो मापन प्रणाली वो किसके बराबर है। यहां पर इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। या पूछेगा ये मापन प्रणाली ठोस को मापती थी या धातु को मापती थी या द्रवित पदार्थों या भूमि को मापती थी। वहां पर ये इस प्रकार से प्रश्न उठते हैं। जैसे हमने कहा दून, 20 दून में कितने खार? खार भी मापन प्रणाली है, 1 खार होता है। और 1 खार में कितने केजी? 640 केजी होते हैं। 1 खार में 640 केजी। तो हमें देखकर चलना है यहां पर देखो जरा, मुट्ठी हुआ, शेर हुआ, कूड़ी पाथा, डाल, कूड़ी पाथा, दून यहां पर जी। और विशद देखो, डाल देखो, दून, खार, ये सारी किसे माप रही है? ठोस को माप रही है, अन्न को माप रही है। लेकिन धातु को मापने में, ठोस में देखो, ठोस तो हमने कहा अन्न भी है, ठोस धातु भी है, लेकिन धातु को मापने के लिए क्या प्रणाली चल रही थी उस समय? रत्ती। 8 रत्ती में 1 मासा होता था, 8 रत्ती में 1 मासा उस समय। और 12 मासा में 1 तोला, 1 तोला होता था 12 मासा में। और 5 तोला में हम देखे 1 पल होता था उस समय। और 20 पल कितने तोले का? 100 तोले का। या 1 टका कितना होता था? 100 तोले का होता था 1 टका उस समय। कौन सी प्रणाली किसके बराबर होती है ये भी प्रश्न रखना, और किस प्रणाली से किस चीज को मापते हैं इस प्रश्न को भी रखना। नेक्स्ट ये प्रश्न रखना कि निम्न में से कौन सी प्रणाली सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है, एक ये प्रश्न बनाकर रखना। तो प्रश्नों को देखना, यहां से प्रश्न कैसे निकालने आपको ना। नेक्स्ट आगे 12 टका बराबर हम लोग देखेंगे 1.25 शेर होता है। 12 टका में पढ़ेंगे हम लोग 1.25 शेर होता है 12 टका में। तो यहां पर जानकर चलेंगे हम लोग 12 टका में जरा कितने शेर होता है? 12 टका में 1.25 शेर होता है यहां पर जी। देखे जरा 12 टका में हम लोग जानेंगे कितना शेर होता है? 1.25 शेर होता है 12 टका में। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं द्रव प्रणाली में।
द्रव मापन प्रणाली। अब देखो द्रवित पदार्थ को मापने के लिए देखते हैं, हमने कौन कौन सी देखी। हमने कहा ठोस में धातु को मापने की देखी, ठोस में अन्न को मापने की देखी, और इसी के साथ द्रवित पदार्थ में हम लोग देखते हैं, द्रवित पदार्थ में एक तामी बराबर 250 ग्राम होता है एक तामी में। नेक्स्ट, दो तामी में कितना होता, दो तामी में एक सेर होता है, जो दो तामी में पड़ते आधा केजी का है, या हम लोग कहे एक सेर कहे यहां पर जी, आधा केजी या एक सेर। दो सेर में कितने केजी, एक सेर तो 500 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है, तो दो सेर में कितना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में एक केजी कहे या एक कूड़ी कहे, दोनों एक ही बात। ये देखो जरा ध्यान से, द्रव को मापने के लिए तामी का प्रयोग, सेर का प्रयोग, ग्राम, यहां पर सेर का प्रयोग और कूड़ी का प्रयोग द्रवित पदार्थ को मापने में भी कर रहे हैं यहां पर जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लंबाई में। लंबाई में जब हम लोग देखते हैं यहां पर भूमि मापन के लिए, भूमि मापन के लिए लंबाई को देखते हैं। 16 मुट्ठी बीज की मात्रा के आधार पर देख रहे हैं हम लोग लंबाई को। हमारी एक मुट्ठी में जितना बीज आ गया और यह 16 मुट्ठी में जितना बीज आ गया, 16 मुट्ठी में जितना बीज आ गया उसमें एक नाली जमीन के बराबर वो पर्याप्त है। 16 मुट्ठी में एक नाली जमीन हो जाती है उस समय। और आज हम लोग देखते हैं एक नाली में कितनी जमीन होती है, 200.67 वर्ग मीटर जमीन होती है एक नाली में। एक नाली बराबर कितने वर्ग मीटर होता है, तो 200 वर्ग मीटर होता है लगभग में। और 2.5 नाली बराबर एक बीघा होता है, या 40 मुट्ठी, 40 मुट्ठी का एक बीघा जी। हम लोग देखते हैं उस समय 40 मुट्ठी, आज का एक बीघा जो होता है, या 2.5 नाली उस समय की, तो आज का एक बीघा। उस समय नाली में मापते थे, आज बीघे में क्या देते हैं। हमने कहा मुट्ठी में, सेर में, कूड़ी में, पाथा में, डाल में, कूड़ी में, पाथा में, दूण में, इन सब में हम लोगों ने मापन का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो हम लोग देखकर चले, इन सब में मापन का प्रयोग किया है। कौन सा मापन, अन्न मापन। और यहाँ पर देखो रत्ती में, माणा, यहाँ पर रत्ती में, और मासा में, तोला में, पल में और टका में, इन सभी में हमने किसका यूज किया, इन सभी में हम लोग देखकर चले, यहां पर जो पढ़कर चले कि हम लोगों ने किस चीज का यूज किया है इसमें। इस चीज में हमने पढ़ा है धातु को, इसमें धातु को हम लोग पढ़कर चले। तो ये था हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे यहां पर जी, इस चैप्टर का नाम था विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसी के स्टार्टिंग का पेज रहा है, उस पर भी एक बार देखो, नजर फिराओ। देखो जरा, यहां पर लिखा है उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण व प्राचीन मापतोल प्रणाली। ये पेज रहा है आपका जी, और इससे नेक्स्ट वाला रहा है चैप्टर खत्म, चैप्टर समाप्त हो जाएगा इसके बाद में जी। और इस चैप्टर में से जो प्रश्न बनते, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रूट एक वाला। बाकी चैप्टर को जानेंगे हम लोग, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है इसका, रूट एक वाला, इसे भी देखकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जरा तो हम लोगों ने इन प्रश्नों को जाना है। एक क्लास में और आपकी इसे समाप्त कर देंगे, ध्यान से आप लोग इसे रिवाइज करना। बहुत छोटी क्लास आपको दे रहे हैं, 1-2 क्लास अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग किया है। नेक्स्ट हम लोग इन्हें बढ़ाकर चलेंगे आगे जी। आप लोग ध्यान से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ाई करना। आपके पास लगभग लोअर पीसीएस के लिए भी 2 मंथ आपके पास पड़े हैं। 2 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है यदि एक सही गाइडेंस में हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर जी। आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, और जिनका लोअर पीसीएस का एग्जाम है और जिनका पुलिस का एग्जाम है, लोअर पीसीएस के एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस आप लोग उत्तराखंड पर, और नेक्स्ट दूसरे नंबर पर फोकस मैथ्स और रीजनिंग पर करिए। मैथ्स रीजनिंग के बाद में तीसरा फोकस अपना करंट अफेयर्स पर लेकर जाए जरा। करंट अफेयर्स पर तीसरा फोकस बनाकर रखे, तीनों की भूमिका बहुत अच्छी होगी वहां पर जी। नेक्स्ट हम लोग जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, वे पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा अपना फोकस किस पर रखेंगे, उत्तराखंड सब्जेक्ट पर, और नेक्स्ट फोकस रखे हिंदी और रीजनिंग पर जी। इन तीनों में तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट इसके बाद में जब जीएस को आप लोग पढ़ोगे, तो जीएस में भी क्या काम करना है आपको, कि जीएस में 3 सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वे बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बलबूते पर भी जीता नहीं जानेगा। क्योंकि 70 नंबर आएंगे आप लोगों के पास में जी, 20 हिंदी है, 40 उत्तराखंड है, 10 रीजनिंग है। आप लोग 70 नंबर पर कितना ही फोकस कर लेना, आप लोग 70 में से 70 नहीं ला पाएंगे। इसलिए अदर आप लोग सब्जेक्टों पर फोकस करेंगे, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वहां पर जी। तो पुलिस वाले भी ध्यान रखें, ज्यादा टाइम नहीं है आपकी क्लास के लिए, वहां पर सॉरी आपके पेपर के लिए। आपके पेपर में भी लगभग जून में आपका पेपर है, उसके लिए भी आप लोगों को लगभग ये समझकर चलना कि परीक्षावाणी जैसे बुक को 10 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार से काम नहीं चलेगा। एक बार पढ़े हुए तो वहां पर जाकर के ऑप्शनों को देखते हैं कि हाँ ये भी है और वो भी है वहां पर जी। तो ठीक से अच्छे से रिवाइज करना, और रिवाइज ही आप लोगों का इसे रोक कर चलेगा वहां पर चीजों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।